क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड है जो सालों से पड़ा है और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर फिर भी आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं? जब निकालने जाते हैं तो दिमाग में आता है कि जब लॉस रिकवर होगा तो बेचेंगे, या कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है रहने देते हैं, या सबसे कॉमन रीजन कि बेच के निकाला तो टैक्स लगेगा तो छोड़ देते हैं, और एंड में ये स्लो परफॉर्मिंग एसेट वहीं रह जाता है और आपके पोर्टफोलियो को स्लो डाउन करता रहता है। बट क्या आप जानते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। मार्च आ गया है तो इस साल की विंडो क्लोज होने में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो इसे केयरफुली और क्विकली इंप्लीमेंट करना जरूरी है। मैं ये क्लीन अप एक्टिविटी ईयर एंड से पहले हर साल जरूर करता हूँ, और मैंने सोचा कि इस साल ये आपको लाइव करके दिखाऊं। इससे आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये पता चलेगा, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, और साथ में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप भी इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है, और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी इन लर्निंग्स को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को देखते हैं, और यहां मैं आपको डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो में लेकर के जाता हूं। मैं अपना ये एनालिसिस कोवेरा प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं, बट ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरीके की कैपेबिलिटी काफी हद तक अवेलेबल है। तो यहां अगर मेरे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये दो म्यूचुअल फंड है जो मैंने बहुत पहले खरीदे थे, और उस समय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं थे। तो ये दोनों ही फंड रेगुलर फंड है और काफ़ी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। इसका एनालिसिस अगर करना मैं आपको बताऊं तो स्पेशली अगर मैं एसबीआई के इस फंड के अंदर जाता हूं, के डेप्थ के अंदर मैं जा करके देखता हूं, तो ये फंड एक 1.5% के करीब इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसको मैं अगर कंपेयर करके देखता हूँ कंपेयर टू ऑल द अदर फंड्स, ये काफ़ी एवरेज परफॉर्मर रहा है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फंड अपने डायरेक्ट प्लान से भी मैं कंपेयर करके देखूं तो हमेशा ही लगभग 1% के करीब कम रिटर्न देता रहा है, और लॉन्ग टर्म में तो ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा है। सो ये चीज़ बहुत क्लियरली बताती है कि ये फंड जो है ये मेरे पोर्टफोलियो को स्लो डाउन कर रहा है। अगर मैं इसको सिंपली इसके डायरेक्ट प्लान में भी शिफ्ट करता हूं तो मुझे 1% बेहतर रिटर्न मिलेगा। ऐसा ही सिमिलर एनालिसिस मैंने इस आईसीआईसीआई के फंड के लिए भी किया था। ये मैंने ईएलएसएस फंड लिया था उस समय जब मुझे टैक्स बेनिफिट के लिए ईएलएसएस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता था। बट आज चूंकि मेरे पास वो ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये फंड भी कोई बहुत ग्रेट परफॉर्मर नहीं है, इसमें से भी मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। बट अगर आप इन दोनों फंड को टुगेदर देखेंगे तो इसमें लगभग 3,67,000 के करीब का मुझे आज के टाइम में प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 40,000 था, बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट किया है, इसलिए इनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने ये अगर म्यूचुअल फंड निकाले तो मुझे 3.67 लाख का गेन होगा। अब सवाल आता है टैक्स का। अब ये प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपको पता हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होता है। इट मीन्स इस गेन का मुझे 12.5% के हिसाब से 45,000 टैक्स में देना पड़ेगा। बहुत से लोग इसी स्टेप पर आकर के रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। बट यहाँ इनकम टैक्स का सेक्शन 112A एक रिलीफ देता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली हर साल आप 1.25 लाख तक का इक्विटी से हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मींस कोई स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड जो 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है। तो इट मींस मेरे केस में 1.25 लाख का बेनिफिट ले लें तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम होकर के 2.4 लाख ही रह जाएगा। इट मीन्स इसमें टैक्स कम होकर 30,000 ही हो जाएगा। अभी भी ये टैक्स सिग्निफिकेंट है, तो चलिए इसे कम करने के लिए कुछ और टेक्निक लगाते हैं, और यहां मैं आपको अपने वन ऑफ द स्टॉक पोर्टफोलियो पे ले जाना चाहूंगा। यहां मेरे इस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को अगर आप देखते हैं तो यहां पर ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिट है, बट कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कि मैं लॉस कर रहा हूं। बाकी सब मेरे लिए इतना कंसर्निंग नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली नेटवर्क 18 का जो शेयर है जो मैंने कुछ टाइम पहले ख़रीदा था, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये कंसिस्टेंटली बहुत लंबे ड्यूरेशन से एक पुअर परफॉर्मर रहा है, और मैंने इसके काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किए, और इसके रिजल्ट्स को मैं कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और बहुत सारी चेंजेस को देख करके मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक के अंदर मुझे फर्दर कन्विक्शन है। मैंने ये लगभग 64 रुपीज़ का लिया था। आज के टाइम में इसका प्राइस 36 रुपीज़ हो गया है, वन ऑफ द लोएस्ट है। बट स्टिल
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम मेकिंग लॉसेस, जो कि लगभग 1,33,000 के करीब का लॉस है, मैं इस पर बैठे नहीं रहना चाहता हूँ। अब मुझे जब समझ में आ चुका है कि ये शेयर आगे चल करके परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस पे होल्ड किए रहना और इस होप में रहना कि ये किसी दिन मैजिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत गलत होगा। तो इससे निकलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। बहुत सारे लोग इस तरीके के लॉस मेकिंग शेयर के साथ इस होप के साथ बैठे रहते हैं कि किसी ना किसी दिन तो ये वाकई में रिकवर कर जाएगा और हमारा सारा लॉस जो है वो बाहर आ जाएगा। बट बिना किसी रीजन के इस तरीके के लॉस मेकिंग स्टॉक को होल्ड करते रहना एक गलत अप्रोच हो सकती है। सो अगर इस तरीके की गलतियां जितनी जल्दी ठीक कर दी जाए उतना ही अच्छा होता है। मैंने थोड़ा सा डिले किया है, बट मैं इसको और ज्यादा डिले नहीं करना चाहता हूं और मैं क्विकली इससे एग्जिट करना चाहता हूं। तो यहां पर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं, विच इज सेट ऑफ रूल। मींस कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं और इससे आपका नेट गेन लो हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रूल इक्विटी ही नहीं बल्कि हाउस, गोल्ड या डेट पे हुए कैपिटल गेन पर भी एप्लीकेबल होता है। तो मेरे एग्जांपल में वापस आए तो इट मींस मैं अपने गेन में से 1,33,000 का लॉस डिडक्ट कर दूंगा और मेरा इफेक्टिव गेन सिर्फ 1,07,000 का ही रह जाएगा। और इसका मतलब यह है कि टैक्स गिर करके सिर्फ 13,000 ही देना होगा। सो इफेक्टिवली देखें तो वाइल ये शेयर लॉस कर रहा है, बट उसकी लॉस बुकिंग से मुझे 17,000 का फायदा हो जाएगा। मैं 30,000 टैक्स देने वाला था, वो कम होकर के 13,000 हो गया। सो लॉस करते हुए भी शेयर ने मुझे फायदा ही करवा दिया। बट कहानी यही खत्म नहीं होती है। आप अपने लॉसेस को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मींस अगर आपने आज लॉस बुक किया तो आने वाले 8 सालों तक आप अपने प्रॉफिट में से इस लॉस को डिडक्ट कर सकते हैं। और मैंने भी वैसा ही कुछ किया है। पिछले साल मैंने प्रॉफिट से 1.5 लाख ज्यादा लॉस बुक किया था, तो मैं उसे इस साल सेट ऑफ कर सकता हूं। इस कंसेप्ट को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं और सीजन्ड इन्वेस्टर इस टेक्निक को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में अगर लॉस हो रहा है तो वहां लॉस बुक किया जा सकता है, चाहे आप सेम स्टॉक या म्यूचुअल फंड ही क्यों ना खरीद रहे हो। बट ये लॉस बुक करके आप आगे आने वाले सालों में होने वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको ऑफसेट कर सकते हैं। यहां मेरे केस में जो मैंने पिछले साल 1.5 लाख का लॉस बुक किया था, उसमें से 1,07,000 का लॉस इस साल में ऑफसेट करूंगा, तो मेरा टैक्स तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। सो थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग से मैंने कई सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव कर लिए। फर्स्ट, मैंने अपने स्लो ग्रोइंग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया। सेकेंडली, मैंने अपने पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक से भी पोर्टफोलियो को क्लीन अप कर दिया और इस प्रोसेस में मैंने एक भी रुपए का टैक्स नहीं दिया, और वो भी पूरी तरह लीगल तरीके से। एंड बेस्ट पार्ट की इस सब से मुझे 5.3 लाख का एक कॉर्पस मिला है जिसे मैं सही जगह पर फ्रेश इन्वेस्ट कर सकता हूं। जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया था, मैं अपना यूएस इक्विटी में एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहता हूं, तो ये पैसा वहीं रूट होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो में पैसे कहां और कैसे इन्वेस्ट करने वाला हूं इसको भी कैप्चर करूं। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास तो कोई भी नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक या म्यूचुअल फंड नहीं है, तो मुझे क्या फायदा। वैसे तो पोर्टफोलियो में कोई क्लीन अप की जरूरत नहीं हो, ऐसा होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट स्टिल अगर ऐसी सिचुएशन है भी तो इस मेथड में हर एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ फायदा है। इवन इफ आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है, तो भी आप अप टू 1.25 लाख का गेन बुक कर सकते हैं और उस सेल से जो पैसा आया उससे सेम स्टॉक या म्यूचुअल फंड फिर से खरीद सकते हैं। इस मेथड को टैक्स गेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि कोई सेम म्यूचुअल फंड बेच करके फिर वही क्यों खरीदेगा, बट टैक्स बेनिफिट होगा तो क्यों नहीं। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि किसी ने 10 लाख रुपए का कॉर्पस बिगनिंग में इन्वेस्ट किया था। उसमें लगभग 12.5% का CAGR ग्रोथ हो रहा है। तो अगर 15 साल के ड्यूरेशन में देखेंगे और कुछ भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या गेन हार्वेस्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स के अंदर ये कॉर्पस 10 लाख से बढ़कर के लगभग 58,51,000 का हो जाता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इसको अगर हम देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट इस पूरे प्रोसेस में लगभग 48 लाख का हुआ है। ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल है, और उसमें अगर 1.25 लाख का गेन रिमूव करके अगर उसके बाद भी अगर हम टैक्स देखते हैं तो वो लगभग 5,90,000 का गेन हो जाता है। एक एवरेज इन्वेस्टर इस मेथड को इसी तरह से यूज करता है, लेकिन अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है और वो यहाँ पर गेन हार्वेस्टिंग करता रहता है, तो एक सिमुलेशन करके देखते हैं उसे क्या फायदा होने वाला है।
तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंने सिमुलेट किया है कि हर साल 1.25 लाख का गेन हार्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि हर साल उतने शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच दिए हैं जिससे कि 1.25 लाख का गेन हो, और सेम उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर दिया है। और तो इससे आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ओवरऑल गेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑल गेन यहाँ पर भी 58 लैक्स का फाइनल कॉर्पस बनेगा और गेन लगभग वही 48 लैक्स 51,000 का बनेगा। बट क्योंकि हर साल आप उसमें से कुछ गेन को बाहर निकाल रहे हैं और 1.25 लाख का जो गेन है उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका एक्यूमुलेटेड जो टैक्सेबल प्रॉफिट जमा हो रहा है वो कम है। और ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अगर आप पूरा देखते हैं तो जो टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो 48 लाख था, इस पर्टिकुलर केस के अंदर गिर करके लगभग 29 लैक्स 76,000 का हो जाता है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी के लिए है। और उस पर अगर टैक्स देखेंगे तो वो गिर करके 3,72,000 का हो जाता है, जो कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा का टैक्स में आपको प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है। तो इट मीन्स आप ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स आप लगभग 37% की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। और ये तब जबकि आपने कोई एक्सेप्शनल स्टेप नहीं लिया है, आपके प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जस्ट दैट कि आप हर साल एक थोड़ा सा प्रॉफिट 1.25 लाख का निकालते जा रहे हैं और उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और अगर मेरी तरह इस प्रॉफिट को आप निकालते समय अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के साथ अलाइन करेंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन भी करता जाएगा। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ऐसा करके आप एक स्मार्ट तरीके से एक सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है कि वाइल ये पूरी तरह से लीगल प्रोसेस है, बट अननेसेसरी स्क्रूटनी से बचने के लिए जब आप इसे इंप्लीमेंट करें तो 1 या 2 दिन के गैप के बाद ही सेम शेयर या म्यूचुअल फंड वापस खरीदें। हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक किसी ऑब्जेक्टिव से खरीदते हैं, मींस एक दिन तो टैक्स देना ही है। बेहतर है अभी से स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो फ्यूचर में सिग्निफिकेंट टैक्स बचा सकते हैं। एक एवरेज इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर में यही फर्क होता है, जो आज के एक्शन वो इस तरह से लेता है कि फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिल सके। और ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने पोर्टफोलियो में हमेशा अप्लाई की है। तो अगर समराइज करें तो अप टू 1.25 लाख पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। इसे यूज करके आप अपने पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर सकते हैं। ये काफी स्मार्ट मूव है। इवन इफ पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड नहीं भी हैं तो भी 1.25 लाख तक का प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में टैक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लॉस मेकिंग स्टॉक या म्यूचुअल फंड में बने रहने में कोई फायदा नहीं है। गलती जितनी जल्दी ठीक कर दी जाए उतना ही अच्छा है। और ऐसे में लॉस बुकिंग को स्मार्टली यूज करके प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आई होप ये वीडियो आपको 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग और पोर्टफोलियो क्लीन अप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।